नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी बहुत पुरानी है, करीब 20 साल पहले की है। पिछले 10 दिनों से जब से मैं ये अपराध की बहुत पुरानी घटनाएं आपको बता रहा हूँ, तो बहुत सारी टिप्पणियाँ हमारी सुधी श्रोताओं की आई हैं कि साहब ये इतनी पुरानी है, इतनी विभत्स है। एक ने कल के ही टिप्पणी में ये लिखा है, हमारे एक बहुत ही सुधी श्रोता जो बहुत हमारे रेगुलर श्रोता हैं, कि साहब इतनी विभत्स कहानियाँ आप सुनाते हैं, नींद नहीं आती, और अगर ऐसी कहानियाँ आपने बतानी बंद नहीं की तो फिर मैं आपकी कहानियाँ नहीं देखूंगा। इतना गुस्सा था उनके मन में। अभी जब मैंने जयपुर की घटना बताई थी, इसके पहले जो बिहार में पटना की शिल्पी जैन वाली घटना बताई थी, दरअसल हुआ ये है कि एक बहुत ही नेक दिल, बहुत जुझारू, बहुत शोधकर्ता क्राइम रिपोर्टर हैं, यंग हैं, नीरज झा। मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी सब पढ़ाई दिल्ली में जामिया मिलिया और हुई है। बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे काम किया है। बहुत मेरे लंबे करियर में अपराध की समझ रखने वाले पत्रकार जो मुझे मिले, उनकी संख्या बहुत कम है जिनकी बहुत अच्छी अपराध की समझ है और अपराध को वो खूब जैसे शोध की तरह लेते हैं, उसके भीतर जाके उसके बारे में, और उसकी जानकारी इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे ही एक पत्रकार हैं नीरज झा, जो आजकल दैनिक जागरण के लिए दैनिक भास्कर के लिए लिखते हैं, दैनिक भास्कर के डिजिटल पर। उन्होंने एक सीरीज शुरू की है ऐसे अपराधों के बारे में जिसमें अपराधियों को फांसी यानी मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। ऐसे अपराध की उन्होंने एक सीरीज शुरू की है, मृत्यु दंड। हमारे एक आज शुद्धि श्रोता ने ये भी लिखा है कि आप मृत्यु दंड से ये कहानियाँ सुनाते हैं। वो बिल्कुल सही उन्होंने देखा। जो उनके अपराध के विश्लेषण का तरीका है, जहाँ जहाँ से जिन सोर्सेज से अपराध के बारे में जानना चाहिए, जैसे जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं, जो डिफेंस के लॉयर हैं, उनसे बात करके जो डिटेल्स हैं ट्रायल के समय की, आईओ उस ज़माने के ढूंढ के उनसे बात करना, उस ज़माने के जो थाना प्रभारी थे उनसे बात करना, और तब उसके बाद जो उसका आउटकम है बहुत ही अच्छा है। और उसी मृत्युदंड सीरीज से मैं आप तक ये गंभीर या कह लें बहुत ही विभत्स अपराध की घटनाएं सुना रहा हूँ। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, उनके ग्रुप दैनिक भास्कर का धन्यवाद करता हूँ, जिसके लिए वो इतनी समझदार, इतनी शोधपरक और इतना विश्लेषण से किसी अपराध के बारे में उन्होंने बताया है। आज भी उसी सीरीज़ की एक कहानी में बिहार की ही बताऊंगा, जिसे मधोपुरा राघोपुर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। आज ये उसका फर्स्ट पार्ट है। प्रदेश है बिहार और जिला है वैशाली। तारीख थी 31 दिसंबर 2005, यानी कि उसी रात से नया साल शुरू होना था। एक गांव है राघोपुर थाने में, रामपुर श्यामचंद गांव। रात के करीब 11 बज रहे होंगे और उसी समय 12-15 लोग एक व्यक्ति के घर पर चढ़ाई कर देते हैं। भीतर घुसते हैं, जो घर का मालिक है उसे मारते हैं, पीटते हैं, और फिर उन्हीं में से एक कहता है कि इसे तख्त में बांध दो। उसे खींचकर तख्त में बांधा जाता है। अपने साथ वो मिट्टी का तेल ले आए हैं। एक आदमी चढ़ के वो उसके घर पर ऊपर जो फूस का घर था उस पर मिट्टी का तेल छिड़कता है, मिट्टी का तेल या पेट्रोल, जो भी ज्वलनशील पदार्थ था। और दूसरे ने उस घर के मालिक को, जिसका नाम विजेंद्र महतो था, उसके ऊपर वो पेट्रोल या मिट्टी का तेल डालकर और माचिस की तीली लगा देते हैं
और छप्पर पर भी वो माचिस की तीली फेंक देते हैं और वो धू धू करके जलने लगता है। जलेगा तो चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, गुहार करेगा, बचाओ बचाओ की अपील करेगा। लेकिन उसी में से एक हमलावर ने कहा कि ये बहुत चिल्ला रहा है, इसके मुंह में बोरियां फाड़ के भर दो। ये आदमी जो ऐसा कह रहा था उसका नाम बाद में जगत राय पता लगा, और जगत राय का भाई विपत राय, उसी ने ये कहा था इसे तख्त पर बांध दो। फिर उसके मुंह में ठूंस दिया गया बोरी का टुकड़ा और उसमें माचिस लगाकर, माचिस दिखाकर उसमें आग लगा दी गई। इसी बीच भीतर से दौड़ी हुई एक 12-13 साल की बच्ची भी आई। वो गिड़गिड़ाने लगी कि पिताजी को छोड़ दीजिए, पिताजी को छोड़ दीजिए, लेकिन हमलावर नहीं माने और उन्होंने उस 12-13 साल की बच्ची को भी उठाकर जलती हुई छप्पर की फूस पर फेंक दिया। फिर वो यही चिल्ला, सबका नाम जानती थी वो चिल्लाती रही, मुझे छोड़ दो दादा, मुझे छोड़ दो। जगत राय ने उसे जमीन पर पटक दिया और पुनः उसे आग के हवाले कर दिया। वो नाम लेकर चिल्ला रही थी, बिंदेश्वरी चाचा बचा लीजिए, सबको जला दिया है, सबको जला दिया है। लेकिन इनमें से किसी को भी जरा सी भी दया नहीं आई। ब्रिजेंद्र महतो इस समय जब जल रहा था, उसके हाथ की रस्सियाँ जब जल गईं और वो भी चिल्लाने लगा, पानी पानी कहने लगा, और तभी वहाँ से जलता हुआ उठा। उसकी शरीर, उसके जो वो जो शरीर स्किन थी, जो उसकी खाल थी, वो सिकुड़ने लगी, लेकिन वो जान बचाकर उठकर वहाँ से भागा। फिर एक महिला घर के भीतर से आई। अच्छा, जब वो भागा तब उन्हीं में से किसी ने कहा जगत राय से कि मारो, ये बचकर भाग रहा है। जगत राय ने उसे गोली भी मारी, लेकिन गोली चूक गई, मिस हो गई। वो भागकर अपने भाई के घर में घुस गया। इतनी चीख पुकार सुनकर पड़ोस के लोगों ने दरवाज़ा खोला, देखा ब्रिजेंद्र के घर में आग लगी है और सामने 10-12 लोग खड़े हुए हैं, फायरिंग कर रहे हैं, गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं और बीच बीच में देशी बम पटक रहे हैं। डर कर गांव के सभी लोगों ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब जो ये हमलावर थे वो ब्रिजेंद्र महतो के घर के बाहर बैठ गए। देखा ब्रिजेंद्र के घर में जो आग लगी है वो कैसे मतलब कहाँ कम हो रही है, कहाँ ज़्यादा हो रही है, और फिर उस जगह पर वो जो ज्वलनशील पदार्थ ले आए थे उसको फेंक के उसे जलाने लगे जहाँ आग मध्यम हो रही थी। और बीच बीच में ये भी कहने लगे कि अगर किसी ने मदद करने की कोशिश की तो उसका भी यही हश्र होगा जो ब्रिजेंद्र महतो का हुआ। ये सभी 12-13 लोग तब तक घर के बाहर बैठे रहे जब तक धीरे धीरे घर के भीतर से चीखें आना बंद नहीं हो गईं। जब वो निश्चिंत हो गए कि कोई जिंदा नहीं बचा है तो वो हवा में फायरिंग करते हुए पश्चिम दिशा की तरफ भाग गए। 11 बजे से आए हुए ये लोग रात करीब 1:30 बजे वहाँ से गए। 1:30 बजे यानी रात के 12 बजे ही साल 2006 लग गया था। पूरे इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी 12 रात के बजे होंगे और कम से कम भारत में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे। और इधर वो जो अधजला ब्रिजेंद्र महतो था वो अपने भाई बिंदेश्वरी महतो के घर चला गया, घर में घुस गया। बिंदेश्वरी महतो ने उसे कम्बल से उसे ढक दिया और वो बाहर निकलकर ये कहने लगा कि कोई हैंडपम्प से पानी ले आओ, इसकी इस मकान की आपको बुझाओ। खैर, जब वो लोग हमलावर चले गए तो गांव के लोग बाहर निकले, कोई मिट्टी, कोई बालू, कोई हैंडपम्प के पानी से घर की आग बुझाने लगा। धीरे धीरे अपने आप आग मध्यम होने लगी। रात करीब 2 बजे बिंदेश्वर अपने भाई किरण के साथ ब्रिजेंद्र को खाट पर लादकर राघोपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। डॉक्टर राजेंद्र कुमार उस समय हॉस्टल में इमरजेंसी ड्यूटी पर मौजूद थे। ब्रिजेंद्र की हालत देखते ही बोले कि ये बच नहीं पाएगा, यहाँ पर ये बच नहीं पाएगा, इसे
पटना ले जाइए। गाँव वालों के सामने वो गिड़गिड़ाता रहा, वो दोनों भाई किरण और उसका छोटा भाई बिंदेश्वर गिड़गिड़ाने लगा कि इसकी सांसें चल रही हैं, किसी तरह इसे बचा लो। बिंदेश्वर और किरण महतो गांव में गाड़ी के लिए एक एक दरवाजे पर गुहार लगाते रहे, जिसके पास भी गाड़ी थी। हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन किसी ने भी गाड़ी नहीं दी, गाड़ी देने के लिए मना कर दिया। कई लोगों ने दरवाजे ही नहीं खोले और अंदर से बोल पड़े, बड़का जात वाला बात है, यानी ऊंची जाति वालों की बात है, गाड़ी देकर हमें मरना नहीं है। ऐसा जो विवेचना है, विवेचना के समय लोगों के बयान में ये बात आ गई। काफ़ी देर बाद एक आदमी अपनी गाड़ी देने को तैयार हुआ। बिंदेश्वर ब्रिजेन को लाद कर पटना के पीएमसीएच हॉस्पिटल के लिए निकल गया। इधर ब्रिजेन का भाई विनोद रोते बिलखते घर पहुंचा। उसने बांस उठाकर 3-4 बार दरवाजे पर धक्का दिया, जिससे दरवाज़ा टूट गया। अंदर आग धधक रही थी। वो समझ गया कि सब कुछ खत्म हो गया है, भीतर कुछ भी बचा नहीं है। दौड़ते दौड़ते गांव से 2.5 किलोमीटर दूर राघोपुर थाने पर पहुंच गया। वहां बाहर चिल्लाता रहा कि मेरे भाई और उसके परिवार को जला डाला है, कोई है तो मेरी बात तो सुन ली जाए। वो चिल्लाता रहा और ये कहता रहा कि साहब कोई बोलता क्यों नहीं है। काफ़ी देर तक आवाज़ लगाने के बाद किसी ने जवाब नहीं दिया। थाने का इतना बड़ा स्टाफ है, बड़ा थाना है राघोपुर, बड़ा मशहूर थाना भी है, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। काफ़ी देर बाद थाने के भीतर से एक आवाज़ आई, भागता है कि नहीं यहाँ से, खुद लड़ोगे मरोगे और रात में पुलिस को परेशान करने चले आते हो, कल सुबह आना। वो चिल्लाता रहा कि सबको मार दिया, पूरे परिवार को जला दिया, घर में आग लगा दी, कोई नहीं बचा। मेरे भाई को मेरे दूसरे भाई पटना लेकर गए हैं, वो पूरा जल गया है, लेकिन तब भी उससे कहा कि सुबह आना। इधर सुबह 5 बजे जब हुए होंगे तो वो दोनों, जगत राय और विपत राय, दोनों भाइयों ने कहा अब लाश ठंडी पड़ गई होगी, सब राख हो गया होगा, जल्दी चलो सब समेट कर गंगा में बहा दो, वरना सुबह होते ही बात पटना दिल्ली तक पहुंच जाएगी। और ये सारे लोग फिर से एक बार ट्रैक्टर पर बैठकर उसके यहाँ ब्रिजेन महतो के घर पर पहुंच गए। जगत बोला अंदर जाकर देखो, जो कुछ मिले एक पोटली में बांध लो, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। 5-6 लोग फावड़ा लेकर भीतर घुसे, राख टटोलने लगे, जो कुछ मिलता गया उसे समेट कर एक पोटली में बांध कर रखने लगे। इसी बीच धोती कुर्ता पहने एक हट्टा कट्टा कद्दावर आदमी वहां आ गया। उसके साथ भी 10-12 लोग थे। वो बहुत तेज आवाज में बोला, तुम लोगों ने नरसंहार कर दिया है, महतो परिवार को मार डाला और अब लाश और हड्डियां समेटने आए हो। अपने लोगों को ललकारा कि लाओ रे लाठी ले आओ, और अभी इन लोगों को लाठियों से मारेंगे। ये सुनते ही जगत राय बोला कि अरे ये तो ब्रिजनाथ सिंह आ गया है और इधर ही आ रहा है, जल्दी करो, ट्रैक्टर स्टार्ट करो, भागो यहाँ से। सभी तेजी से ट्रैक्टर बैठे और गंगा नदी की तरफ भाग निकले। वो जो भी लोग जली हुई लाश या राख या हड्डी या स्कल बटोरने आए थे, वो सभी भाग खड़े हुए। ब्रिजनाथ ने अपने साथियों से कहा कि घर चलो, पुलिस से बात करता हूँ। घर पहुंचकर ब्रिजनाथ ने अपनी लैंडलाइन फ़ोन से थाने में फ़ोन किया और बोले कि गांव के एक पूरे परिवार को जला दिया गया। पुलिस वाले गांव में ही एक घर में हो रहे कीर्तन में गए हुए हैं। जब कोई जवाब नहीं आया, न कोई वहां तक लौट के आया, जो थोड़ी दूर पर वो थाना था, तो सुबह 7 बजे ब्रिजनाथ सिंह दोबारा ब्रिजेन महतो के घर पर पहुंचे और देखा पूरा घर जलकर राख हो चुका है, सिर्फ ईंटें बची थीं, वो भी काली पड़ चुकी थीं। एक कोने में कुछ जली हुई लाश मिली, बुरी तरह से जल चुकी, हाथ की चूड़ियों से स्पष्ट हो रहा था कि ये ब्रिजेन सिंह की पत्नी
बेबी देवी की लाश है। ब्रजनाथ ने अब डंडे से राख को खोदना शुरू किया। उसे 6 और लाशें मिली। किसी की खोपड़ी अलग हो गई थी, किसी के हाथ पैर इधर उधर बिखरे हुए थे। ये सभी ब्रिजेंद्र के बच्चे थे। 12 साल की नीलम, 10 साल की पूनम, 7 साल का पंकज, 5 साल का अनिल, 1.5 साल का राजेश और 6 महीने का सूरज सब जलकर मर गए थे। बरामदे में 4-5 बकरियों की भी लाश पड़ी हुई थी। सामने पेड़ से बंधी हुई एक भैंस झुलस गई थी और तड़प रही थी, बिल्कुल जैसे वो मृत्यु के कगार पर थी। खैर, ब्रिजेंद्र महतो ने फिर पुलिस वालों को बहुत लताड़ा, टेलीफोन किया, लताड़ा और खुद थाने पहुंच गए। तब जाकर पुलिस को और के कान पर जू रेगी और पुलिस वहाँ से चली। ब्रिजेंद्र की खाल पूरी उधड़ चुकी थी। बिंदेश्वर और किरण मेहरो उसे लेकर पटना के सरकारी अस्पताल पीएमसीएच पहुँच गए। अस्पताल पहुँचते ही बिंदेश्वर ने डॉक्टरों के पैर पकड़ लिए, बिलखते हुए कहा कि मेरे भाई को जला दिया, मेरे पूरे परिवार को जला दिया, इनको बचा लीजिए डॉक्टर साहब। सुबह होते होते ये खबर फैल गई कि राघोपुर में 8 लोगों को जिंदा जला दिया गया है। नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी पर बैठे हुए सिर्फ 2 महीने हुए थे। उन्होंने फौरन राघोपुर के थाना प्रभारी नसीरुद्दीन खान को सस्पेंड करने का आदेश दिया। उनकी जगह पर सब इंस्पेक्टर अंजनी कुमार को थाना प्रभारी बनाया गया। दरअसल राघोपुर पूर्व सीएम राबड़ी देवी का विधानसभा क्षेत्र है, इसलिए ये घटना और भी संवेदनशील हो गई। आसपास के लोग वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए राजनीतिक कारणों से। थाना प्रभारी अंजनी कुमार फौरन गांव पहुंच गए। उनके घर के बाहर भीड़ जुटी हुई थी। ब्रिजेंद्र महतो के घर के बाहर फूस की छत वाला उनका कच्चा मकान पूरी तरह से जल चुका था। अंदर हर इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी थीं, चारों तरफ इंसानी खोपड़ियाँ पड़ी थीं। एक कोने में अधजला हाथ भी पड़ा हुआ था। बाहर सफ़ेद रंग की एक पोटली रखी थी। खोल कर देखा तो उसमें राख और हड्डियों के कुछ टुकड़े थे। ये वही राख और हड्डियों के टुकड़े थे जिन्हें हमलावरों ने ये सोचकर कि अब सब लोग जल चुके होंगे, आग ठंडी हो चुकी होगी, जो कुछ भी सबूत है उन्हें इकट्ठा करके गंगा में फेंक दिया जाए। ये गांव भी गंगा नदी के किनारे ही है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ गांव है। बरामदे में बंधी हुई बकरियां मांस का लोथड़ा बन चुकी थीं। घर के सामने बंधी हुई भैंस नए थानाध्यक्ष के पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने अपने कांस्टेबल से कहा कि सब कुछ समेटकर फॉरेंसिक जांच के लिए पटना भेज दिया जाए। भैंस बकरियों को हाजीपुर के वेटरनरी हॉस्पिटल में भेज दिया जाए ताकि उनका भी पोस्टमार्टम हो सके। फिर वहां भरी भीड़ को संबोधित करते हुए नए थाना प्रभारी ने कहा कि क्या हुआ था कल रात। एक गांव वाला बोला कि साहब हम सो रहे थे, गांव में कीर्तन था, लाउडस्पीकर की आवाज़ बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से ये पता नहीं लगा कि ब्रिजेंद्र के घर क्या हुआ होगा। जब बम और फायरिंग की आवाज़ सुनी तो सब लोग बाहर निकले। ब्रिजेंद्र के घर से आग की लपटें उठ रही थीं। 10-12 लोग उसके घर को घेर कर खड़े थे। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था कि, और जो लोग बाहर खड़े हुए थे वो बार बार यही कह रहे थे कि अगर कोई मदद के लिए आया तो उसका भी यही हाल करेंगे। उस गांव वाले ने कहा, इस बात को सुनकर हम लोग डर गए और हम लोगों ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर लिया। ब्रिजेंद्र का भाई किरण वहीं पर खड़ा था। अंजनी कुमार ने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे भाई के घर? उसने बताया कि हम सब सो रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी। दरवाज़ा खोलकर हमने देखा तो भैया के घर में आग लगी थी। घर के भीतर से चीख पुकार हो रही थी, ऐसा लग रहा था घर के भीतर जो लोग थे वो जल रहे थे और बचाव के लिए या जलने के कारण वो बार बार बचाओ बचाओ की आवाज़ निकाल रहे थे। काफ़ी शोरगुल था बच्चों का और महिला का।
और इसी बीच हमने देखा कि हमारे भैया ब्रजेंद्र महतो हमारे घर की तरफ आ रहे हैं। वो आधा जल चुके थे, उनके कपड़ों में आग लगी हुई थी। उन पर तुरंत मैंने कंबल डाल दिया। आगे बढ़ के देखा तो दरवाजे पर जगत राय का परिवार, मैं जगत राय के, बैठा हुआ था। पास जाने की हिम्मत हमारी नहीं पड़ी। जब सभी लोग पश्चिम टोला की तरफ चले गए तब हम घर के पास पहुंचे और तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। थाना प्रभारी अंजनी कुमार कांस्टेबल से बोले कि अस्पताल फ़ोन करो। पटना के अस्पताल में पीएमसीएच हॉस्पिटल है, वहाँ फ़ोन करो और पता करो कि क्या जो जल कर वहाँ गया है, महतो जो घर का, विजेंद्र महतो जो जला हुआ हॉस्पिटल गया हुआ है, क्या वो बात करने लायक है? तो चल के उससे बात की जाए। कांस्टेबल ने फ़ोन करके अस्पताल को यही बता दिया कि जैसे ही वो बात करने की स्थिति में हो बताया जाए ताकि आकर उसका बयान लिया जा सके। इसी दिन सुबह, मतलब रात की यह घटना है, 11 बजे से शुरू हो के 2:30 बजे वो हमलावर गांव से निकले थे। सुबह सुबह मुख्यमंत्री ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड किया था और दोपहर करीब 2 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं गांव में पहुंच गए। मैंने बताया 2 महीने पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला था। थोड़ी देर रुके, मामले की जानकारी ली और चले गए। कुछ देर बाद ही लालू यादव और राबड़ी यादव भी गांव पहुंच गए और घटना की जानकारी ली। अब तक थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने राघोपुर में हत्या की साजिश, हत्या की कोशिश, बलवा और आर्म्स एक्ट में दंगा करने सहित 11 धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। एफआईआर लिख ली थी कुल 11 धाराओं में। ये उस थाने का 2006 का पहला मुकदमा था, क्राइम नंबर 1/2006। अगले दिन यानी 2 जनवरी 2006 को सुबह 6 बजे थाने से ये फ़ोन आया कि अब ब्रजेंद्र महतो बातचीत कर सकता है, वो इस स्थिति में है कि वो पुलिस वाले उससे पूछताछ कर सकते हैं। आईओ अंजनी कुमार फौरन अपनी टीम लेकर पटना के हॉस्पिटल पहुंच गए। अस्पताल में बेड पर पूरी तरह से झुलसा हुआ ब्रजेंद्र महतो लेटा हुआ था। उसके पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थीं। अंजनी कुमार ने पहले उसका हाल चाल लिया, उसे थोड़ी सी सांत्वना दी, फिर उसका बयान नोट करने के लिए उससे पूछा कि उस दिन क्या क्या हुआ था। ब्रिजेन ने बोलना शुरू किया कि सरकार, एक शाम बाजार से मैं दिहाड़ी करके लौटा तो देखा जगत राय और विपत राय का परिवार मेरे घर आया हुआ है। उन लोगों ने मुझे देखते ही कहना शुरू किया कि केस वापस ले लो वरना बहुत गलत हो जाएगा। मैंने साफ साफ कह दिया कि हम केस वापस नहीं लेंगे। कहने लगे कि केस नहीं उठाओगे तो सबको जलाकर राख कर देंगे, उसको और कोई बचाने भी नहीं आएगा। इतना कह के वो गुस्से में तमतमाए हुए वहां से चले गए। उन लोगों के जाने के फौरन बाद मैं राघोपुर थाने पहुंच गया। थाना प्रभारी को बताया कि जगत राय धमकी देकर गया है, तो वो कहने लगे कि तुम लोगों का ये रोज रोज का झगड़ा है। फिर उन्होंने मुझे लात मार कर वापस कर दिया, भगा दिया। मैं घर आ गया और उस रात पत्नी ने रोटी और सब्जी और एक कटोरी गरम दूध ये दे गया, सब लोगों ने खाना खाया और सब खाना खाकर सो गए। रात करीब 11:30 बजे मुझे कुछ लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। देखा 10-11 लोग घर के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। उनके हाथ में पेट्रोल, लाठी, बोरी, रस्सी और माचिस थी। आईओ ने टोकते हुए कहा, जगत राय किस केस को वापस लेने की बात कर रहे थे। ये जरूरी भी था ये जानने के लिए कि कौन सा ऐसा इमीडिएट कारण था जिसकी वजह से उन लोगों ने घर पर चढ़ाई करके इतने लोगों की हत्या कर दी। ब्रिजेन ने कहा कि 6 महीने पहले रात में मेरी भैंस चोरी हो गई थी।
2 दिनों तक गांव में घूम घूम कर ढूंढा, उसको खोजा, लेकिन वो नहीं मिली। कुछ दिनों बाद पता चला कि मेरी भैंस हाजीपुर के बिदुपुर में मौजूद है। मैं वहां पहुंचा, उस आदमी से कहा कि ये मेरी भैंस है, और वो कहने लगा कि एक गांव के वजीर राय ने ये भैंस उनको बेची है। थाने आकर मैंने वजीर राय के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, और तब से डर के मारे मैं हर रोज रात में थाने पर ही सोता था। ये बड़े लोग थे, दबंग लोग थे, और इनका पूरा कुनबा था वहाँ, और ये हमेशा जैसे वो कहते हैं ना, ऊंची जात के लोग थे, और हम लोगों की बस्ती में रहने वाले लोगों को तंग किया करते थे। इस वजह से एफआईआर लिखाने के बाद मैं हर रोज़ रात में थाने पर सोने के लिए जाता था। पूछताछ में उसने ये बताया, वजीर राय को पुलिस ने पकड़ लिया और पूछताछ की, उसके बाद उसे जेल भेज दिया। वजीर राय ने बताया कि उससे जगत राय ने कहा था कि वो मेरी भैंस चुरा कर बाजार में बेच दे, ऐसा उसने। और जब वजीर राय पकड़े गए तो उन्होंने भी बताया कि ये वजीर राय को जगत राय ने कहा था कि ये भैंस बेच दो। आईओ ने पूछा, भैंस तुम्हारी थी? ब्रिजेन ने रूंधे गले से कहा, साहब, दूसरे की भैंस लेकर पाल रहा था। जब भैंस का बच्चा हुआ तो उसकी कीमत 20,000 रुपये लगाई गई। मैंने कर्ज लेकर मालिक को 10,000 रुपये दे दिए और भैंस अपने पास रख ली। रोज 3-4 लीटर दूध देती थी। आधा लीटर दूध अपने परिवार के लिए बचाकर बाकी दूध में बेच देता था। कभी कभी भैंस चरते हुए जगत राय के खेत में चली जाती थी तो वो बहुत गाली देता था और ये कहता था कि मैं भैंस को ही उठा लूँगा। उसी के कहने पर वजीर राय ने भैंस चुरा कर बेच दी थी। इस मुकदमे में वजीर राय और जगत राय, इनको 3-4 महीने के लिए ये जेल गए थे और 3-4 महीने रहे और फिर जमानत पर वापस आ गए। वो आगे बताता है ब्रजेंद्र महतो कि जगत राय जब बाहर आया तो वो आए दिन परिवार को ख़त्म करने की धमकियां देने लगा। फिर एक दिन कहने लगा, 20,000 रुपये लेकर मामले को रफा दफा कर दो। मैं नहीं माना। उसने कहा, नहीं, मेरे जीवन का यही साधन था और साजिश करके इसे तुम लोगों ने चोरी करा दिया। मैं किसी कीमत पर इस मामले को रफा दफा नहीं करूँगा। फिर आईओ ने पूछा कि उस रात कौन कौन लोग थे, तुम्हें कुछ याद है? तो ब्रिजेन ने कहा, कोहरे की वजह से बहुत साफ तो नहीं दिख रहा था। आवाज़ और कदकाठी से मैंने सबको पहचाना था। एक एक करके नाम उसने गिनाने शुरू किए और आईओ ने अपने डायरी में ये नाम नोट करने भी शुरू कर दिए। नाम बोले उसने, जगत राय, विपत राय, राम बाबू राय, बच्चा बाबू राय, गिरधारी राय, गौतम राय, यद्दू राय, शंकर राय, देवनाथ राय, और 2 लोगों की, जगत राय की पत्नी मौला देवी और विपत राय की पत्नी कृष्णा देवी का नाम भी उसने लिखाया। और कुल मिला के 16 लोगों का नाम इसी एक परिवार के राय लोग थे, जो भूमिहार होते हैं राय लोग, और जमींदार भी होते हैं, दबंग भी होते हैं। और वो ज़माना ऐसा था कि वहाँ बहुत इन सब के बीच बहुत झगड़ा था और तमाम तरह की वहाँ पर राजनैतिक और सामाजिक रंजिशें थीं पूरे बिहार में। तो इन सभी लोगों के नाम नोट कराए और वापस लौटकर अंजनी कुमार की टीम राघोपुर आने के बाद सभी आरोपियों की तलाश में लग गई। पुलिस रात रात भर राघोपुर में अलग अलग जगह दबिश देने लगी। हफ्ते भर बाद पुलिस को खबर मिली कि 16 आरोपियों में से एक रंजीत राय नाम का आदमी अपने रिश्तेदारी में छिपा हुआ है। पुलिस ने रेड करके उसे वहीं पर पकड़ लिया। ये इस केस की पहली गिरफ्तारी थी। नाम था रंजीत राय। आईओ ने रंजीत से पूछा कि बता, क्यों जलाया तूने ब्रिजेन को? उसने कहा कि साहब, मैं उस रोज़ ससुराल गया था, मुझे गलत लिखा दिया गया। मेरी दुश्मनी पहले से थी हमारे परिवार से, इसलिए लिखाया गया। मैं उस दिन था नहीं। हलाकान और परेशान पुलिस ने
बार बार एक ही जवाब सुनकर जैसे झल्ला जाता है, कोई भी झल्ला जाएगा। जब झल्लाने लगी तो उसने श्रेणीबद्ध पूछताछ शुरू की। मैं बहुत बार इस श्रेणीबद्ध पूछताछ के बारे में बता चुका हूँ। और जब विशिष्ट श्रेणी से पूछताछ शुरू हुई, जो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या किया गया होगा विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ में, तो फिर उसने ये कहा कि साहब अब मैं बताता हूँ, अब मेरे साथ होने वाली ये जाति बंद कर दीजिए, मैं अभी सब बात बताता हूँ। रंजीत ने बताना शुरू किया। उसने कहा कि उस रोज जगत राय, विपत राय और बच्चा बाबू ने ब्रिजेंद्र को धमकी दी थी। जब वो गए थे कि ये मुकदमा वापस ले लो, और उसने जब बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये मुकदमा मैं किसी कीमत पर वापस नहीं लूँगा, तब उसने धमकी दी थी। और फिर घौर धमकी दी थी कि पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगा। उसके बाद वो घर लौट आए। जगत राय कहने लगे कि विजेंद्र महतो को बहुत चर्बी चढ़ी है, शांत करना पड़ेगा, सबको जिंदा जला दो, ऐसा कहा उन्होंने, सबको जिंदा जला दो। इसके बाद 15 लीटर पेट्रोल खरीद कर ले आए। जब गांव के लोग सो गए, तब सभी लोग बंदूक, रस्सी, पेट्रोल लेकर ब्रिजेंद्र के घर की तरफ चल दिए। और रंजीत राय ने बताया कि मैं भी उनके साथ था, लेकिन फिर वही आगे कहा कि मैंने कुछ नहीं किया साहब। इसके बाद रंजीत राय को हवालात में डाल दिया गया। 4 महीने हो गए थे, लेकिन पकड़ में सिर्फ 6 लोग आए थे, और इस बीच में जो राजनीति हो सकती थी वो राजनीति हो रही थी। अखबार रंगे पड़े थे, टेलीविज़न पर इस खबर की, इस घटना के फॉलो अप रोज आ रहे थे। और जो 2 महिलाएं लिखाई गई थी, पुलिस ने उनको पकड़ा। गौतम राय, बच्चा बाबू राय और शिवधारी राय को पकड़ा, लेकिन जगत और विपत राय फरार चल रहे थे। इधर ब्रिजेंद्र का चूंकि पूरा घर जल गया था, तो वो एक तंबू में रहने लगा। आश्चर्यजनक रूप से वो डॉक्टरों ने उसका इलाज किया और वो ठीक होकर घर आया और एक तंबू में रहने लगा, और उसे पुलिस की सुरक्षा दी गई। 13 अप्रैल 2006 को राघोपुर पुलिस ने मामले में 16 लोगों के खिलाफ हाजीपुर सेशन कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 10 लोग अभी भी फरार हैं। जगत और विपत कौन हैं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, और ब्रिजेंद्र का बाद में क्या हुआ, कोर्ट में कौन कौन से ऐसे एविडेंस सबमिट किए गए, और ट्रायल में क्या बातें हुई, दोनों तरफ से क्या क्या कहा गया, क्या क्या तर्क दिए गए, ये मैं आपको अगले पार्ट में, जो अंतिम पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसमें आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।